डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रीकेम एकेडमी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, याद है? इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं? क्या मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश की गति, यही तो पढ़े हैं। उसमें हमने जाना कि अगर वो एकदम पैरेलल एंटर करता है, समांतर प्रवेश करता है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो ऐसी ही दिशा में वो प्रवेश करे, भी उसी डायरेक्शन में है, तो क्या आराम से जाता है? तब पाथ स्ट्रेट लाइन रहता है, कोई फोर्स ही नहीं लगता। लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर लंबवत प्रवेश कर जाए तो क्या उसको सर्कल करा देता है? वो सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति करने लग जाता है। और अगर वो किसी थीटा डिग्री पर एंटर कर जाए, थीटा डिग्री पर, तो ना तो वो प्योर स्ट्रेट लाइन में मोशन होगी, ना वो प्योर सर्कुलर होगी, बल्कि क्या स्ट्रेट और प्लस सर्कुलर मिक्स होगी, जिसे आप कहते हैं हेलिकल पाथ, कुंडलिनी जैसा, कुछ जैसा पेंच जैसा होता है, नहीं पेंचदार। पेंच को देखे हो, स्प्रिंग को देखियो ना, ऐसे ऐसे बनती चली जाती है, ऐसा ही आपका डिजाइन बनता चला जाता है। इस पाथ का नाम है हेलिकल पाथ, पेचदार पाथ। इसके लिए फार्मूला आया था, रेडियस आई थी mv/qb, याद है? टाइम पीरियड आया था t=2πm/qb, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, है कि नहीं है? वेलोसिटी से कोई फर्क टाइम पीरियड को, एक बार जो टाइम पीरियड हो गया होगा वो जिंदगी भर परमानेंट बना रहने वाला है। टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किसका? वेलोसिटी का। वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब अगर आपका मान लो हमने वेलोसिटी बढ़ा दिया तो क्या चीज बढ़ जाएगा? टाइम पीरियड। क्या r=mv/qb से समझ में आता है? क्या v बढ़ेगा तो r बढ़ेगा, बट t कांस्टेंट रहेगा। टाइम पीरियड क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। उसी के बेसिस पर एक डिवाइस बनाई गई है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाई गई है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। क्या चीज है वो? अब नाम दिमाग में याद आ रहा है, साइक्लोट्रॉन जैसा कुछ। इलेक्ट्रॉन को साइकिल कराया जाएगा। इलेक्ट्रॉन को क्या कराए? बस इलेक्ट्रॉन को ही नहीं कराते, बाकी नाम है साइक्लोट्रॉन। हम कराते हैं सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को। किसको? जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, चाहे वो ड्यूट्रॉन हो, चाहे वो अल्फा पार्टिकल हो, चाहे वो हमारा प्रोटॉन हो, इन सबको। इलेक्ट्रॉन्स को ना कराने का रीजन ये है कि बताएंगे अभी थोड़ी देर में, समझ में भी आएगा कि सर इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं। नाम तो भले साइक्लोट्रॉन पड़ा, बट प्रोटॉन है ना, क्यों? तो टॉपिक है आपका साइक्लोट्रॉन। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना इसके बारे में, बट ये साइक्लोट्रॉन बिल्कुल जो पीछे वाला टॉपिक पढ़ के आए हो, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वही का है ये साइक्लोट्रॉन, जिसे हिंदी में भी यही नाम है साइक्लोट्रॉन। किस काम आता है भाई ये? किस काम आता है भाई? ये चार्ज पार्टिकल्स को चक्कर कराता है, साइकिल कराता है, और चक्कर कराने के साथ साथ उसकी एनर्जी भी बढ़ाता रहेगा। आप खुद ही सोचो, चक्कर कराएगा तो एक ही जगह पे चक्कर कराने का क्या रीजन है? कुछ काम नहीं है। अच्छा, अगर उसको चक्कर कराएगा और पाथ को बड़ा करना है, इसी में रहना है, ऐसे यहां से देखो, ये पहला रेडियस आर, ऐसे ना करके अगर वो ऐसे करने लग जाए तो इसका क्या चीज बढ़ रहा है? रेडियस। रेडियस क्यों बढ़ रही होगी? क्योंकि वेग, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो बात समझ में आई कि अगर मुझे किसी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी अगर बढ़ानी हो, कोई चार्ज पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, अगर मुझे इसकी एनर्जी खूब ज्यादा बढ़ानी हो और खूब ज्यादा बढ़ा करके कहीं ढाई से मारना हो, ऐसे समझ ना, जैसे कोई टारगेट सेट कर दिया मैंने, ऐसे देखो ध्यान से, क्या उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है, बढ़िया एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन टाइम पीरियड कांस्टेंट है। क्या यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी, और यहाँ से बढ़िया खिड़की वगैरह लगा करके चार्ज पार्टिकल को जा मार यहाँ को, और ये टारगेट को लॉक कर देता है, हिट कर देता है यहाँ पर टारगेट को लॉक कराने का। सुना ना, ऐसे कह सकते हैं प्रोटॉन गन। कौन सी गन? इलेक्ट्रॉन गन का नाम तो सुन रखा होगा, मैंने कौन सी गन बना दी? प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स गन, जिसे बोला गया है साइक्लोट्रॉन। ये क्या काम कर रहा है? क्या चक्कर कटा रहा है? चक्कर कटाने में क्या एनर्जी बढ़ा रहा है? चक्कर कटाने में एनर्जी। क्या पाथ हेलिकल है, सर्कुलर है? कंफ्यूज ना होना, पाथ कैसा करा रहा है? सर्कुलर। हेलिकल में तब होता है जब वो आगे भी बढ़े, जब वो, अरे भाई, वो सर्कल भी करे और आगे भी बढ़े। 3D मोशन इज हेलिकल मोशन। ये तो 2D है, प्लेन में ही मोशन करा रहा है और जाकर के टारगेट को हिट कर रहा है। तो साइक्लोट्रॉन किस काम आया भाई? इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो धनावेशों को त्वरित करने के काम आता है। धनावेशों को, क्या वेलोसिटी बढ़ा रहा है? वेलोसिटी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो वेलोसिटी बढ़ाती नहीं। दिमाग में बात आई, मैग्नेटिक फील्ड तो वेलोसिटी, तो ये कैसे हो रहा होगा? तो वेलोसिटी बढ़ाने वाली कौन सी फील्ड है? वेलोसिटी बढ़ाने वाली फील्ड का नाम, ऐसी कौन सी फील्ड है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो वेग को बढ़ा सकता है? क्या वेग का बढ़ाना मतलब त्वरण देना? और क्या त्वरण यानी एक्सीलरेशन क्या केवल एक ही फील्ड देती है? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या वैद्युत क्षेत्र? तो इसका मतलब है क्या यहाँ पर केवल मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं,
कौन सी फील्ड और रखनी पड़ेगी? तो इसका मतलब समझ में आया, दो बातें इसमें। कौन कौन सी फील्ड लग रही है? नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड, नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? क्या चार्ज को एक्सीलरेशन, क्या आवेश को त्वरण देना। और मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? क्या उसके ऊपर लगातार दिशा बदलते रहना, सर्कल कराना। क्या काम? उसको वृत्तीय गति कराना मैग्नेटिक फील्ड का काम है लगातार। तो इसका प्रिंसिपल क्या हो गया? सबसे पहले इसका काम क्या है बताओ? कैसी डिवाइस है? क्या ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को, क्या धनावेशों को त्वरित करती है? धनावेशों को ये एक्सीलरेट करती है, एक्सीलरेट्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। जैसे कौन कौन से ले सकते हो आप लोग चाहो तो? अल्फा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये सब। न्यूट्रॉन वही 1s2, न्यूट्रॉन मतलब 1s2। प्रोटॉन भी तो पॉजिटिव होता है, अल्फा भी तो 2He4 पॉजिटिव होता है, प्लस 2E का चार्ज होता है। तो ये इन सबको क्या करने का काम आता है? एक्सेलरेट करने का काम आता है। प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया इसका काम, ये तो इसका क्या हो गया? काम। बट इसका सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत अगर मैं आपसे पूछूं तो सिद्धांत इसका कौन कौन से सिद्धांत पे काम करेगा? केवल एक या दो? कौन कौन सा? पहला है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच प्रोवाइड्स इट्स एक्सीलरेशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गति करता है जो इसको क्या देती है? त्वरण। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? क्या मैग्नेटिक फील्ड है जो इसको क्या इसकी दिशा हर बार मोड़ने के काम आती है, जो इसे कौन सी गति प्रदान करती है? क्या वृत्तीय गति। तो ये सिद्धांत नंबर 1 क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में गति करता है? किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स क्या? एक्सीलरेशन। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स एक्सीलरेशन। और दूसरा क्या सिद्धांत है? क्या मैग्नेटिक फील्ड भी है? मैग्नेटिक फील्ड भी है। और क्या मैग्नेटिक फील्ड गिव्स या प्रोवाइड्स, ये क्या देती है? चुंबकीय क्षेत्र क्या देता है बेटा? क्या चुंबकीय क्षेत्र उसकी दिशा ही बदलता है कि वेग बदलता है? क्या हमने पहले ही पढ़ लिया है कि F = Q V × B में क्या फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी? जो बल है वो क्या वेग के लंबवत होता है? और अगर बल के लंबवत होगा तो क्या छोटे से डिस्प्लेसमेंट के भी लंबवत होगा? तो वर्क डन 0 होगा, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी में चेंज। तो ये क्या करेगा? क्या ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा? काइनेटिक एनर्जी में क्या करेगा? चेंज करेगा। ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा। ध्यान यही रहना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखो। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स सर्कुलर मोशन। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन, लगातार सर्कुलर मोशन प्रोवाइड, लगातार सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति देती रहती है। यानी क्या ये वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करती है? ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज करती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज चेंज करती है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। ये हो गया इसका प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसा बना होता है, ये वाकई में कैसा होता है। तो ये बनाया गया है कुछ इस हिसाब से, देखो बहुत आसान सा है। थोड़ी सी थ्योरी आपको दिख रही है जो ये लिखा जा रहा है, बाकी ये ऐसे बनाया जाता है। सोचो सर्कल कराना है तो हमारा जो डिब्बा है वो भी कैसा होना चाहिए, क्योंकि सर्कल करा रहा है ना, सर्कल करा रहा है, वृत्तीय गति करा रहा है, तो जो डिब्बा लोगे वो डिब्बा भी कैसा होना चाहिए? वृत्ताकार ही होना चाहिए। और वृत्ताकार में हमने बनाया, बहुत बड़ी प्लेट लिया, डिस्क जैसा लिया, वृत्ताकार चक्ति, और उसको 2 भाग में कट कर लिया, हॉलो जैसा। ध्यान से देखो, एक ऐसा डी जैसा, ठीक है, एकदम इसे डीज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि डी के शेप का है इसलिए डी शेप है ना, इसलिए इन्हें कहा जाता है डीज ऑफ साइक्लोट्रॉन्स, जो कि जिनका जो डायमीटर होता है एकदम इक्वल होता है। इनका डायमीटर क्या होता है? एकदम इक्वल डायमीटर की होती हैं। और जब इक्वल डायमीटर की होती है, जैसा ये है वैसा ये है, और यहां पर कहीं रखा है बीच में सोर्स। बीच में क्या रखा है? पॉजिटिव चार्ज का। ऐसा समझो कि कोई हमारे पास वृत्ताकार ऐसे सर्कुलर डिस्क थी, उसको मैंने हाफ स्प्लिट कर दिया, 2 बराबर भागों में से तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ये बन गया क्या चीज? आपका डीज। इन्हें किस आकार की दिख रही है? शेप कैसा है? एक सीधा डी और एक घुमा हुआ डी, वैसा तो दिख रहा है। तो इसे क्या कहा गया? डीज। और एकदम यहां सेंटर पर आपका क्या रखा हुआ है? सोर्स। जो कौन सा सोर्स होगा? पॉजिटिव चार्ज का, जो यहां से कौन सा चार्ज फेंकेगा? लगातार धनावेश फेंकता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज का सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये होगा। तो एक थोड़ा सा ज्यादा बड़ी बन गई क्या डिश? तो छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। ठीक है,
एक्सेप्ट कर लो कि जैसे भी बना एकदम डी ही है। ये डीज हो गया, और इनकी रेडियस वगैरह जो भी होगी, मैक्सिमम रेडियस जहां भी जैसा करते हैं, अभी आगे देखते हैं। और ध्यान से देखो, ये पहली प्लेट है, प्लेट 1, और ये प्लेट 2, और ये हॉलो प्लेट है, इस चीज का ध्यान रखते हैं। कैसी प्लेट है? और मेटल की बनी हुई है, धातु की। किसकी बनी हुई है? कोई मेटल का बना के रखा गया है। ऐसे हमारे पास डीज है, और उस डीज में यहां पर रखा हुआ है चार्ज, और इसको जोड़ दिया मैंने इलेक्ट्रिक सोर्स से। किस चीज से? किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से, और कुछ ऐसे जोड़ा है। ये आगे पढ़ाया जाएगा, घबराइएगा नहीं ये भी से देख करके, ठीक है। ये होता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी तो देगा, लेकिन ये जो ऐसा बनाया है ना मैंने, अल्टरनेटिंग करंट के जैसा, इसमें डायरेक्शन हमेशा लगातार पोलैरिटी चेंज होती रहती है। एक बार किसी टाइम पर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। अगर डीसी बैटरी लगाते हो तो एक पॉजिटिव हो गया तो जीवन भर पॉजिटिव ही रह जाता है, जब तक तुम बैटरी ना बदलो। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें एक टाइम पर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, अगले ही टाइम पर ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ऐसी तरीके से कुछ, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमने कुछ सेट कर रखी है। इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है, समझ ना, बदलने की फ्रीक्वेंसी, कुछ ना कुछ इसकी आवृत्ति है। और हमने क्या किया, यहां से चार्ज पार्टिकल चलाया। अब ध्यान से देखो, मान लो जैसे हमने चलाया, ये पॉजिटिव है और क्या है? नेगेटिव है। तो जहां से जो चार्ज पार्टिकल चला होगा, अब ध्यान से देखो, मैं डीज को थोड़ा सा डिफरेंस दिखाऊंगा ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ, चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो कैसा, डीज को दूर करा जा रहा है, लेकिन आपको केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि वाकई में दूर होती है। ठीक है। अब सबको देखो, ये किसी टाइम पर पॉजिटिव है और किसी टाइम पर नेगेटिव है। यहां पर किसको रखा है मैंने? चार्ज पार्टिकल्स को ना, पॉजिटिव। ये कोई है पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, मैंने यहां से निकला, वो उधर भेज रहा है, उधर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करेगी? क्या थोड़ा सा और वेलोसिटी बढ़ा देगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करेगी? ये पॉजिटिव है और ये क्या, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या फील्ड इस समय ऐसी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस समय डीज के बाहर क्या ऐसी है, और डीज के बाहर फील्ड ऐसी है, और वेलोसिटी क्या उधर भेजेगी उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करेगी? एक्सेलरेशन देगी कि नहीं देगी? यहां से जो भी चार्ज निकला वो उसको इधर एक्सेलरेशन देगी, और ये उधर भागेगा, और उधर भागेगा तो इसको थोड़ा सा त्वरित गति मिली और वो पहुंच गया यहां पर। कहां पहुंच गया? यहां। अब बताओ यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? बताओ यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इस डीज के अंदर? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? क्या ये मेटल है? और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जीरो होती है? तो पहला लेसन अगर हम पढ़ के बैठेंगे तो शायद हमें होश में रहेगा, अदरवाइज ऐसे घोंगा बसंत बन के बैठे रहेंगे। हमें क्या दिक्कत है? जो सबका चेहरा मुझे दिखा रहा है कि सर हमें याद ही नहीं है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? यानी काम खत्म। अब किसको आना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड को। किसको आना पड़ेगा? मैंने कुछ ऐसा मैग्नेट सेटअप बनाया कि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह बाहर बाहर है। हर जगह कैसा है? बाहर बाहर। चाहते तो अंदर भी दिखा सकते थे, बट हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बाहर बाहर है। ये देखिए, इस हिसाब से हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बाहर बाहर बना दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करेगी? अब मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करेगी? क्या लगाओगे? क्यू भी क्रॉस बी लगाओगे ना? क्यू भी क्रॉस बी लगाओ, और बताओ सर्कल ऊपर को होगा या नीचे को होगा? सर्कल ऊपर को होगा या नीचे को होगा? सब लोग बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी उधर को थी, मैंने हटा दिया। हाँ, क्या भी सामने को है? भी कहां को है? सब लोग देखो भाई, भी कहां को है? सामने को। और भी है सामने को ऐसे, और क्या बी बाहर को है? तो क्या भी क्रॉस बी सेंटर इस साइड में होगा कहीं? तो ये ऐसे जाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन समझना ध्यान से, ये ऐसे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या ये सर्कल कर जाएगा? क्योंकि ये फील्ड है। और लेकिन क्या इसकी वेलोसिटी भी इस टाइम बढ़ चुकी रहेगी? इस चीज को सोचो, वेलोसिटी इसकी थोड़ी इस टाइम बढ़ चुकी रहेगी, और ये थोड़ा सा सर्कल ऐसे करेगा, है कि नहीं है? ये थोड़ा सर्कल ऐसे करेगा बेटा। उसके बाद ये सर्कल करता करता यहां से देखो, यहां से यहां पहुंच गया। मान लो यहां से यहां पहुंचा है, ठीक है। ये इसके बीच का डिफरेंस जितना बड़ा है, क्या वाकई में इतना बड़ा है या बहुत कम है? बहुत सटा के रखे गए हैं, डायमीटर एक जैसे के पैरेलल हैं, और बहुत कम डिस्टेंस पे रखे गए हैं। और ये ऐसे पहला सर्कल किया इसने, आधा सर्कल किया, पूरा हुआ ना आधा सर्कल? ये आधा सर्कल कंप्लीट हुआ, और उसके बाद ये वापस घूम के यहाँ आया। अब सोचो यहां से जैसे पहुंचा, ऐसा मानो आप, ऐसा मानो कि यहां से चला और ये ऐसे हो गया, और इस दरमियान यहां तो स्पीड 0 थी, यहां स्पीड कितनी थी? लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते क्या v1 हो गई? यहां पहुंचते पहुंचते क्या हो गई? v1। और क्या एनर्जी उसको मिल चुकी है? q इंटू वी। यहां से यहां क्या एनर्जी कितनी मिल गई? q इंटू बी। लेकिन इसको क्या सर्कल भी करना है?
सर्कल भी तो करना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है भाई और इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास वेलोसिटी है, तो क्या ये सर्कल ऐसे घूम के इधर करेगा कि नहीं करेगा? तो ये जो सर्कल इधर को घूम के करेगा तो क्या वापस इसको एनर्जी मिल जाएगी? ये जब इधर को इधर घूमेगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा उस टाइम पर, और क्या हो जाएगा? मैंने बताया था ना, हर साइकिल पर इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, तो ये वापस इधर से घूमेगा, तो क्या फिर इसको प्लस और माइनस, क्या इस बार फील्ड इधर हो गई? एनर्जी वेलोसिटी और बढ़ेगी या और घटेगी? वेलोसिटी और बढ़ेगी, तो क्या यहां से यहां जाने पर इसकी स्पीड हो चुकी है v2। स्पीड कितनी हो गई? v2। क्या यहां पर वेलोसिटी v1 है v2 है? और क्या v2 इज ग्रेटर देन v1 है? पाथ इतना ही होगा या इससे बड़ा होगा? इससे बड़ा होगा। ये देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इसलिए यहां केवल सर्कल करेगी, यहां केवल क्या कर रही है? सर्कल कर रही है। और क्या यहां से फिर जाएगी? यहां से जैसे जाएगी ये प्लस और क्या हो जाएगा? ये माइनस। और क्या तुरंत इसकी स्पीड बढ़ी है? तो क्या यहां पर पहुंचने के बाद क्या ये v2 से ही चला था, यहां पर क्या रफ्तार है? v2, लेकिन यहां पहुंचने के बाद उसकी रफ्तार क्या v3 हो गई है कि नहीं है? अब v3 से क्या सेम ही होगा? क्या पाथ और बड़ा हो जाएगा? और ये इस हिसाब से यहां पहुंचेगा, और यहां पहुंचेगा किस रफ्तार से? v3। क्या लगातार रेडियस बड़ी हो रही है? रेडियस लगातार। और क्या v3 इज ग्रेटर देन v2? v3 इज, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगातार सर्कल तो करा रही है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार एनर्जी दे रही है कि नहीं है? यहां से यहां गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने एनर्जी दी क्यू भी, और जैसे यहां से यहां आया, क्या फिर ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, क्या फिर इसको मिल गई क्यू भी? फिर क्या मिल गई इसको एनर्जी? क्यू इंटू भी। ये तुमने पढ़ रखा है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ले जाने में एनर्जी क्यू इंटू भी होती है। W बराबर क्या होती है? Q इंटू भी। इसीलिए पुराना पढ़ के बैठे रहने का फायदा होता है कि हाँ रिवीजन करते रहते हैं तो सब पता रहता है। यहाँ आया v3, लेकिन जैसे यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करा, ये प्लस ये माइनस ये खींच रहा है, अब यहाँ पहुँचते वक्त इसकी रफ्तार क्या हो चुकी है? v4, और स्पीड और बढ़ गई। जैसे यहाँ आया तुरंत क्यू भी धक्का और मिला और स्पीड और बढ़ गई। अब ये और बड़े सर्कल के साथ ये चलेगा, यहाँ पहुंच गया v4 रफ्तार के साथ, फिर यहाँ जैसे पहुंचेगा ये प्लस और ये माइनस, और ये सर्कल लगातार चलता रहेगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। और एक टाइम के बाद यहाँ कहीं कुछ हमने जगह बना रखी है बाईपास करने का, और ये वहां पहुंचता है और जा करके किसी टारगेट को, ये जो टारगेट वगैरह बना रखा होगा ना आपने कहीं टारगेट, उस टारगेट पे जाकर के उसको लॉक कर देता है, उसको हिट कर देता है टारगेट को। अब बताओ जितना ज़्यादा दूर रहोगे क्या वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी, है कि नहीं है? जैसे जैसे सर्कल कर रहा है ना वर्किंग में, जैसे जैसे सर्कल हो रहे हैं, जैसे जैसे वो वृत्ताकार गति लगातार कर रहा है, सर्कल हो रहा है, क्या रेडियस बढ़ रही है? त्रिज्या घट रही है बढ़ रही है? त्रिज्या बढ़ रही है, रेडियस बढ़ रही है। रेडियस बढ़ रही है, इसका रीजन क्या वेलोसिटी ही बढ़ रही है? वेलोसिटी ही बढ़ रही है। इसका मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब यहां पहुंचते समय जब वो टारगेट को हिट करने जाएगा तो उस समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी सबसे ज्यादा, और उस समय किसी को हिट कर सकता है। तो क्या ये एक्सेलरेट करा रहा है? काम कैसा आया? एक्सेलरेट करा रहा है किसको? चार्ज पार्टिकल्स को। लेकिन एक्सेलरेट कराने के लिए हमारे दिमाग में काम आया कि एक्सेलरेशन, अगर सोचो केवल एक ही बना के रखते, इधर से इधर छोटा सा एक्सेलरेशन मिल जाता, बस एक ही बार का एक्सेलरेशन तो मिलता बस, और जाके लॉक करा देते, हिट करा देते, कोई फायदा नहीं हुआ। हमने कहा कि हमें बहुत ही ज्यादा ये जो वोल्टेज लगाया जाता है लगभग अप्रॉक्स 10⁴ वोल्टेज का लगाया जाता है, 10⁴ वोल्ट का, और जो फ्रीक्वेंसी लगाई जाती है लगभग 10⁻7 हर्ट्ज की। ऐसा होता है तो अरे तभी तो एनर्जी ज्यादा देगा, और तभी तो जाके जिसको हिट कराना है हिट कर सकता है, तभी तो जाकर के हम न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अगर उसको हिट करना है तभी तो हम न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, न्यूक्लियस को तोड़ा जा सकता है कुछ इसी के हिसाब से, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी लेकर के चलेगा भाई। कल को न्यूक्लियस को ब्रेक करना हो, न्यूक्लियस के काफी पास जाना हो, तो क्या न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, नाभिक में कैसा आवेश होता है? धनावेश। और ये मैं किसको लेकर बैठा हूं? तो धनावेश के पास जा पाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, धक्का नहीं देगा। इसलिए मुझे इतनी एनर्जी देनी है कि वो उतना फोर्स ना लगा पाए, मैं उसके पास पहुंच जाऊं, ताकि मुझे साइज ऑफ न्यूक्लियस का अंदाजा हो सके, साइज ऑफ एटम का अंदाजा हो सके। क्या काम पसंद आया इसका? अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है? अरे इतना अच्छा काम कर रहा है जिसकी वजह से हम इसका आगे यूज लेने वाले हैं भाई। एटम से न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा तो मैं इसमें मदद लूंगा इन सबसे। क्या चार्ज पार्टिकल्स को बहुत सारा भर के एनर्जी दिया जाएगा, तो यही काम आएगा। साइक्लोट्रॉन ही ले सकते हो जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहा है। तो ये हो गया उसका वर्किंग, लगातार सर्कल हो रहा है। ये चीज हमने सीखा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां आने में क्या एनर्जी दे देती है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में क्या पोलैरिटी भी लगातार चेंज होती रहती है, और लगातार एक्सीलरेशन प्रोवाइड कराती रहती है। अगर आपसे पूछूं तो ये रेडियस है r1 और ये रेडियस क्या r2 है, और क्या r2 इज ग्रेटर देन r1?
ऐसे ही बढ़ता जाएगा, इसीलिए तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है। आर बढ़ेगा, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ने की वजह से आर बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, सर्कल हो रहा है, रेडियस बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो यहां से बताओ, इसका अगर मैं फार्मूला पूछूं, किसी भी पथ का अगर फार्मूला पूछूं रेडियस का, तो क्या फार्मूला वही आएगा जो पहले पढ़ा था? क्या लगातार सर्कल कर रहा है तो क्या उसको QVV जो अंदर लग रहा है, जो QVV V क्रॉस B, ध्यान से देखो V क्रॉस B जो यहां लग रहा है, और यहां पर ध्यान से देखो V उधर को है, V क्रॉस B क्या फिर से वहीं पर है, तो V क्रॉस B यहां को है, किसी भी जगह पर जाओ V क्रॉस B इसी पॉइंट पर लग रहा है, इसी पॉइंट पर, तो जो रेडियस है वो लगातार चेंज हो रही है फिलहाल। बट अगर मैं बात करूं किसी एक सर्कल के लिए, तो वो तो रेडियस आर ये तो इतना ही रहने वाला है, इस डिब्बे के लिए सेंटर यही होने वाला है, सेंटर यही होने वाला है, सेंटर ये फिक्स रहने वाला है। तो रेडियस अगर किसी भी डिब्बे की बताना हो, किसी भी डिब्बे की बताना हो, तो आर इक्वल टू क्या फार्मूला लगाओगे? mv/qb। बट ये वेलोसिटी और रेडियस ध्यान रखते समय, अगर मैं रेडियस ऑफ सर्कल 1 बता रहा हूं, तो क्या वेलोसिटी ऑफ सर्कल 1 में ही बताना है मुझे, कि पहले चक्कर में उसकी क्या रफ्तार है, पहले चक्कर में उसकी क्या रफ्तार है, उसके बेसिस पर बताया जाएगा। तो मुझे ऐसे क्या किसी भी सर्कल की रेडियस बताई जा सकती है? ये फार्मूला पहले पढ़ा था क्या हमने? फ्रीक्वेंसी बताओ सब लोग, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या हो सकती है? क्या फार्मूला याद है हमको? 2πm/qb, 2πm/qb। तो m जो आप लेकर के चल रहे हो, और q जो उसके ऊपर चार्ज है, और जो उसके क्या बीच चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लगा रखा है। तो यहां से हमने उसका टाइम पीरियड भी बता दिया कि उसका टाइम पीरियड आवर्तकाल कितना हो सकता है। जो पिछला फार्मूला पढ़ा था वही तो है कि कुछ अलग फार्मूला बता रहे हैं? सेम ही तो फार्मूला, इसमें कहां कुछ अलग है भाई। इसीलिए मैंने बताया था कि कल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मजबूत करके बैठो, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। एक और चीज इसमें जो पूछ सकते हैं, एक और चीज फ्रीक्वेंसी, क्या चीज पूछ सकते हैं? क्या वो उल्टा हो जाएगा? QB/2πm, QB/2πm। तो फिर फ्रीक्वेंसी भी अगर बताना चाहो तो हो जाएगा QB/2πm। बट क्या ध्यान रखना है, मैं आपको सिखा रहा हूं, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, और ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं F0 लिख दूं और इसको मैं FC लिख दूं। FC फॉर साइक्लोट्रॉन, F0 फॉर एक्सटर्नल सोर्स जो हमने लगा रखा है। इनकी दोनों की फ्रीक्वेंसी लगभग मैच करनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब जाके रेजोनेंस क्रिएट होता है। दिस इज आल्सो नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मत पढ़ो, घबराइए नहीं, समझ में आ जाएगा बाद में जब हम आगे पढ़ेंगे AC अल्टरनेटिंग करंट। अभी लेकिन हमें क्या दिमाग में याद रखना है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इस हिसाब से सेट करना है ताकि दोनों एक साथ रहें। क्यों? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। ठीक है, एक सेकंड में मान लेते हैं, एक सेकंड में एक चक्कर लगता है, तो आधा पॉजिटिव होगा और आधा क्या होगा? और एक सेकंड में इसने भी क्या एक चक्कर लगाया, एक सेकंड में इसने भी एक चक्कर लगाया। तो ध्यान से देखो, मानो पहला चक्कर शुरू किया तो ये क्या था? पॉजिटिव, और ये क्या है? नेगेटिव। तो मान लेते हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। दोनों फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज का मतलब आधे चक्कर में क्या ये यहां से यहां तक आधे चक्कर में आया, तो यहां से यहां तक आधे चक्कर में क्या आधे चक्कर में पॉजिटिव रहा और ये नेगेटिव रहा। अब अगला जब आधा चक्कर करेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी तुरंत बदल जाएगी और तुरंत ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये अगला चक्कर कर पाएगा। इसलिए दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या बताई गई है? FC और F0 क्या इक्वल होना चाहिए, तभी रेजोनेंस क्रिएट होगा, तभी इतना शानदार आपको इफेक्ट मिलने वाला है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी, जो स्रोत आपने लगाया है अल्टरनेटिव सोर्स, उसकी आवृत्ति और क्या इसकी परिक्रमण आवृत्ति साइक्लोट्रॉन की, क्या दोनों इक्वल होनी चाहिए? ऐसा सेट करते हैं कि ताकि मैच कर जाए। उस हिसाब से हम इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं सेट करते, इसकी सेट करते हैं, इसकी सेट करके हम ये बना लेते हैं कि कैसा होगा। इसमें एक और चीज पूछा जा सकता है जो कि सबसे कॉमन पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट एनी पॉइंट पूछा सकता है। तो जहां पर पूछा हो जिस चक्कर की वहां भी लिख दो। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 12mv²। क्या मैं अगर ये मैक्सिमम करूं तो क्या भी मैक्सिमम होगा? और भी मैक्सिमम का मतलब सबसे बाहरी कक्षा की स्पीड, सबसे बाहरी सर्कल की स्पीड जो होगी उसे क्या भी मैक्सिमम से लिखा जाएगा, और वो हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फार्मूला क्या बन सकता है? बोलो, 12m भी मैक्सिमम का स्क्वायर, भी मैक्सिमम। ये पहला फार्मूला जो तुम्हें याद है, दूसरा, तीसरा और ये आपका चौथा जो कि सबसे आखिरी फार्मूला है। भी मैक्सिमम, क्या भी मैक्सिमम लिखा जाएगा? आर मैक्सिमम, वेरी गुड, आर मैक्सिमम इंटू क्यूबी अपॉन क्या m अपॉन और क्या सबका स्क्वायर। अरे भी स्क्वायर है बेटा, भी यहां से बनाया ना मैंने कहा भी मैक्सिमम कब होगा? क्या जब सबसे बड़ा सर्कल होगा, और तब आर मैक्सिमम, सबसे वेलोसिटी वेग सबसे ज्यादा तब होगा जब सबसे बड़े वृत्त में रहोगे, और उस टाइम पर भी ज्यादा तो आर को ज्यादा करना पड़ेगा, तो वही मैंने लिखा आर मैक्सिमम। और अगर दिमाग लगाए यहां पर तो
नहीं, एम से एम नहीं गया, ये स्क्वायर है बेटा, क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो, भी स्क्वायर है यहाँ पर, बस एम से एम दिख रहा है, काट दें, गलत हो जाएगा फार्मूला। बताओ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या आया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ तो रहेगा ही, है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या आर मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन, क्या एक एम से एक एम गया, स्क्वायर है तो क्या एक एम बचा रह गया, ये काइनेटिक एनर्जी, अरे गया बचा भी तो ना, इसमें तो यार हमें तो पता ही था। अच्छा अगला एक और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो मैक्सिमम का पूछा जाता है, जो किसी भी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बता सकता है। यहां से देखो, आपसे पूछ ले कि मैंने 4 चक्कर मारे तो कितना हो जाएगा, मेरा पहला चक्कर प्लस से माइनस जाने का है या फिर दोबारा प्लस से माइनस जाने का है, पहला चक्कर, एक पहला चक्कर आप एक पहला चक्कर क्या केवल ऊपर वाला ही लेंगे या नीचे वाला भी लेंगे, ऊपर और नीचे क्या दोनों का कंसीडर करा जाएगा। पहला साइकिल तब होगा जब आप पूरा साइकिल यहां से चलने का यहां तक का, तो जब यहां से यहां गए तो एनर्जी मिली, धक्का मिला क्या क्यू वी का, यहां से यहां गए तो कितना मिला, और जब वापस यहां से यहां गए तो फिर कितना मिला क्यू वी का, तो एक चक्कर में कितना मिला क्यू वी या 2 क्यू वी, हाँ एक चक्कर में कितनी एनर्जी मिल रही है, हाँ तो एक चक्कर में मिली एनर्जी क्यू वी, अरे सॉरी कितना 2 क्यू वी, तो अगर मैं आपसे पूछ लूं एन चक्कर में कितनी हो जाएगी, तो क्या 2 क्यू वी इंटू एन, अगर एनवें चक्कर में पूछूं तो आप क्या बता सकते हैं, एक चक्कर में एक साइकिल में फॉर वन साइकिल, एक साइकिल के लिए क्या काइनेटिक एनर्जी बताई गई कितना 2 क्यू वी, कल फार्मूला पढ़ा था तो उसमें मैंने के इक्वल टू क्यू वी लिखवाया था, याद होगा आप लोगों को, के इक्वल टू डायरेक्ट का लिखवाया था क्यू वी, और यहाँ मेरा एक चक्कर में क्यू वी है या 2 क्यू वी, फायदा हो रहा है अपना, एक ही चक्कर कर रहे हैं और क्यू वी एनर्जी नहीं मिल रही है बल्कि 2 क्यू वी मिल रही है, इससे बड़ा बेनिफिट क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ। और फिर किसी भी nth, अगर मुझे ऑर्बिट में nth सर्कल में जाकर के मुझे अगर बतानी हो तो उसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा 2 क्यू वी इंटू, तो मैं इसको कर देता हूं 2n क्यू वी, ये वेग है बेटा, ये पोटेंशियल है, नहीं वेलोसिटी मानो इसको, ये स्मॉल वी और ये कैपिटल वी, दिस इज पोटेंशियल, क्यू वी वेग होता है, अरे पढ़ो बेटा पढ़ो भाई। इसमें एक टॉपिक आता है कि इसमें हमने पॉजिटिव चार्जेस पार्टिकल्स को ही क्यों कंसीडर किया, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को, और हमारे लिए नेगेटिव सबसे बढ़िया कौन सा है, सबसे सस्ता नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, हाँ तुरंत दिमाग में वही आता है, पता नहीं वो कितना घसीटा जाएगा बेचारा, तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होता है कि कम, क्या अब तक के लिए हमारे संज्ञान में जितना हम जानते हैं क्या इलेक्ट्रॉन ही सबसे हल्का है, मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻, और प्रोटॉन 27, तो क्या प्रोटॉन भारी है, भारी है तो कुछ ना कुछ इनर्शिया रहेगा, ठीक ठाक वो मूव करता रहेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या बहुत हल्का है, बहुत हल्का है तो क्या एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी, और बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी तो वो इस रास्ते को फॉलो शायद ना करे, इधर उधर होकर के भाग के, समझ रहे हो ना, वो परफेक्ट सर्कल नहीं कर पाएगा, और एनर्जी सही से प्रोड्यूस मतलब इंक्रीज नहीं हो पाएगी। इलेक्ट्रॉन का हल्का होना, साइक्लोट्रॉन में उसकी नो एंट्री है, इलेक्ट्रॉन का हल्का होना, उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या दोष है भाई, ठीक है। ये था आपका साइक्लोट्रॉन का टॉपिक कंप्लीट होता है। आपका जो अगला टॉपिक होता है जो कि पढ़ेंगे हम आगे, उसका नाम है फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स, करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, 2 समांतर चालक धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, वो पढ़ाने वाले हैं। चलिए अगला टॉपिक आपका है 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स। 2 आपके पास तार है, 2 क्या है आपके पास तार है, 2 तार है और दोनों कैसी रखी हैं, पैरेलल रखी गई हैं। तो मैं जो ऑब्जर्वेशन है, जो समझ में आने वाली बात है, ताकि हमारा जल्दी से कैप्चर हो जाए, तो मैं आपको बताता हूं। दोनों तार, बोथ वायर, दोनों तार, ठीक है। हम बात करें कि बोथ वायर कैसी होनी चाहिए, क्या हेडिंग बता रहा है मुझे, दोनों वायर कैसी होनी चाहिए, बोथ वायर शुड पैरेलल, दोनों वायर कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ये सबसे पहली बात। दोनों तारें समांतर होनी चाहिए, क्लियर, जो कि हमें डेफिनेशन से क्लियर है। सेकंड, दोनों में करंट भी होना चाहिए,
दोनों में, हाँ, बोथ वायर शुड बी करंट कैरिंग। क्या करंट होल्ड करती हो? क्या होल्ड करती हो? करंट, उसमें करंट, बोथ होल्ड्स करंट, उसमें करंट हो, धारा, तभी तो नाम रखा गया है। ये दो बातें तो हमें क्लियर ही हैं। तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूं वो पैरेलल रखे होंगे, तो जो डिस्टेंस वगैरह लेना होगा परपेंडिकुलर, बीच का एकदम सीधा वाला। और उसके साथ साथ ये रखे कहाँ हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसको वैक्यूम में। कहां पर? वैक्यूम में, निर्वात में रख के पढ़ेंगे। हमारा ये जो सेटअप है, हमारा जो सेटअप है, ये कहां रखना हो चाहिए? एयर में नहीं रखेंगे, घबराना मत, रख लो चाहो तो, आप पे डिपेंड करता है, बट हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है? निर्वात। ठीक है, एयर लिख लो बेटा, नहीं तो जान चली जाएगी सब लोगों की। तो सेटअप बनाया जाए, सेटअप बनाए। हमने क्या कर लिया? दो इनफाइनाइट लॉन्ग, क्या चीज? इनफाइनाइट लॉन्ग I1 और I2, ये हो गया, जिसमें एक में जा रही I1, एक में जा रहा I2, और इसके बहुत लंबे तार हैं, इससे R डिस्टेंस पर कोई दूसरा तार रखा हुआ है, और R इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। R क्या लंबा दूरी है दोनों तारों के बीच की? दोनों तारों के बीच की R कैसी दूरी है? लंबा दूरी है। पहले तार मैं लिख देता हूं A और तार B, A करंट होल्ड करता है I1 और B होल्ड करता है I2। और अब मुझे इसी में बताना है कि इन दोनों के बीच में आपस में कितना बल है। क्या ये इस पर फोर्स लगाएगा? B ले एग्जर्ट अ फोर्स ऑन A एग्जर्ट ऑन फोर्स B, क्या A B पर फोर्स लगाएगा? क्यों लगाएगा? क्योंकि क्या ये भी अपना फील्ड बनाएगा और ये भी अपना फील्ड बनाएगा, तब तो फील्ड वर्सेस फील्ड का टक्कर नहीं होगी, क्या फोर्स नहीं लगेगा? तो उसी फोर्स को कैलकुलेट करते हैं कि ये एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा सकते हैं, है कि नहीं है? तो सबसे पहले अगर हम किस पर बताएं, ए पर फोर्स बताएं या बी पर? चलो बी पर बताओ, जो तुम लोग बोलोगे वो थोड़ी कराऊंगा मैं। किस पे फोर्स बताने चल रहा हूं? तो ये मैं लिखूंगा क्या चीज? क्या मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट, क्या मैग्नेटिक फील्ड एट बी यानी वायर 2 ड्यू टू वायर 1, मैग्नेटिक फील्ड एट वायर 2 ड्यू टू 1। क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसकी वजह से यहां फील्ड कितनी है? क्या हम ये लिख सकते हैं? कितना फोर्स, कितना लिखेंगे फील्ड? सब लोग बताएं। B21 म्यू नॉट I1 I की I1 I1 I2 क्या मैं 1 की फील्ड लिखने चल रहा हूं? तो करंट भी तो 1 की ही होगी, तो लिखा जाएगा म्यू नॉट I1 म्यू नॉट अपॉन 2R पाई R। क्या ये वायर है? तो अगर क्या सर्कुलर होता, सर्कल होता तो क्या 2R, तो ये हो गया 2 पाई R। क्या फील्ड पता पड़ गई? और क्या फील्ड पता पड़ गई तो क्या फोर्स भी बता सकते हैं? नहीं बता सकते। फोर्स बताने का फार्मूला क्या? फोर्स का फार्मूला होता है IBL। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? अरे जब यहां तुम्हें फील्ड पता चल गई तो क्या यहां IBL लगा सकते हो? L तो तुम्हें, ये तो अनंत लंबा है, ये कितना लंबा है? तो क्या करें, क्या L कंसीडर करा जाए? लेट अस कंसीडर दैट द लेंथ ऑफ दिस वायर, जितना मुझे चाहिए, क्या यहां से यहां तक की लेंथ हम कंसीडर कर लेते? कितनी है? L है। केवल हम इस L पर फोर्स बताएंगे। कितने पर? इस अपने इच्छाधारी L पर फोर्स बताएंगे। जितना मुझे पसंद है मैं उस L पर फोर्स बताने चल रहा हूं। तो बताओ फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1 का लिखा जाएगा IBL I1 I2। अरे 2 पर फोर्स बताओगे तो IBL में क्या 2 वाली ही करंट होगी? I1 बता रहे हैं, सब जगह I1 कर दो, सब जगह I1 कर दो। I2 होगा भाई, मैं इस पे फोर्स बताऊंगा ना, इसकी फील्ड में ये रखा है और इसमें जो करंट चल रही है उसको नोटिस करते हुए हमें ये बताना है। तो F2 लिखा गया 1, I2 इंटू क्या B लिखा जाएगा 2 B21 इंटू क्या L जो आपने मान रखा है I2 B21 L। तो क्या फार्मूला लिखा जाएगा F21। केवल मैं F लिख रहा हूं, केवल क्या लिखा जा रहा है? F। क्या फार्मूला लिखा जाएगा? ध्यान से देखो, I2 B21 म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R इंटू क्या L, क्या लिखा गया? L। क्या L इधर ले आए, F अपॉन L कर दिया। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं इससे अच्छा रिलेट कर पाऊंगा। क्या लिखा गया? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, दिख रहा है क्या? क्या I1 I2 अपॉन R। क्या ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R जैसा? वैसा नहीं है, लेकिन ये तो 2 पाई है, मुझे तो 4 पाई चाहिए। अगर 4 पाई चाहिए तो क्या 2 से मल्टीप्लाई कराऊं? 4 पाई चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई कराऊं? 2 से। तो F अपॉन L इक्वल टू लिखा गया
म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू, वैसे फार्मूला आपको यही याद रखना पड़ेगा, यही याद कर लो, बहुत अच्छा है। ये न्यूटन है या न्यूटन पर मीटर है? तुम्हें दिख रहा है, कहां से पता चला? एफ अपॉन एल है, तो न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, बहुत अच्छी। इसके और एफ अपॉन एल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 अपॉन आर। यहां से आया, सपोज दैट I1 और इक्वल टू I2 हो जाए और 1 एम्पियर हो जाए। मनाओ ऐसी कुछ मन्नत जिससे I1 और I2 कितना हो जाए, और R भी हो जाए 1 मीटर, R भी कितना हो जाए, और L भी हो जाए 1 मीटर, L भी हो जाए, तो क्या फोर्स हो जाएगा? फोर्स अपॉन 1 मीटर, फोर्स अपॉन इक्वल टू क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ही बचेगा, जो कि लगेगा 2 इंटू 10⁻⁷, 2 इंटू 10⁻⁻, अरे बेटा ये 2 है, ये 2 बचा है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या 10⁻⁷ होती है, और ये 2 भी तो बचा है, तो 2 इंटू 10⁻⁷, क्या न्यूटन तो लग रहा है, लेकिन क्या न्यूटन पर मीटर लग रहा है कि नहीं है? तो ये लगा न्यूटन अपॉन 1 मीटर। तो यहां से डेफिनेशन रखी गई किसकी? 1 एम्पियर की। किसकी रखी गई? अगर हम कोई दो करंट कैरिंग वायर लें जो कि इनफाइनाइट लॉन्ग हो और परस्पर म्यूचुअली सेपरेट हो 1 मीटर के डिस्टेंस पर इन द वैक्यूम, निर्वात में, परस्पर निर्वात में कितनी दूरी पर रखे हो? 1 मीटर की दूरी पर। अगर वो करंट 1 एम्पियर होगी तो उनकी पर यूनिट लेंथ पर, प्रति एकांक लंबाई पर कितना फोर्स लगाएगी? 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। एग्जैक्ट फोर्स यही लगाएगी। अगर इतना फोर्स लगा दिया इस पर तो समझ जाना वो करंट, दोनों में चलने वाली करंट कितनी है? 1 एम्पियर है। ठीक है, तो 1 एम्पियर के डेफिनेशन में बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूं कल। बाकी फार्मूला आज के लिए कौन सा याद रखना है? एफ अपॉन एल इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन आर। ये याद कर पाओ तो भी अच्छा, ये याद रहे बिल्कुल अच्छा, यही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए।